क्यों? वो बात 4 सीनियर जजेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एड्रेस करी थी जनवरी 2018 में, उसमें कही थी, जिसमें उन्होंने बोला कि उस समय के मौजूदा चीफ जस्टिस अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते हुए चीफ जस्टिस को ये अधिकार है कि कोई भी केस जिस बेंच के सामने चाहे भेज दे। और अरुण मिश्रा जैसे जज आपको मिल जाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया, जज लोया के केस के बारे में पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप, उसमें इन लोगों ने ये बोला कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस पर्टिकुलर बेंचेस को भेज रहे हैं, जिससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। उनसे पूछा कि आप क्या जज लोया के केस की बात कर रहे हैं जो जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ भेजा गया? उन्होंने बोला हाँ, उसकी भी बात कर रहे हैं। तो अगर आपने चीफ जस्टिस को किसी तरह से घेर लिया, अब जैसे वो मेडिकल कॉलेज स्कैम वाला केस उस समय चला, जिसमें कि सीबीआई ने एफआईआर में ये लिखा कि एक कॉन्स्पिरेसी हैच हुई है, एक मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर्स, कुछ मिडिलमैन और कुछ जजों के बीच में, जिस कॉन्स्पिरेसी में ये है कि उनको घूस, जजों को घूस देकर और फेवरेबल ऑर्डर इस मेडिकल कॉलेज के लिए ऑब्टेन कर लिया जाए। और वो केस वो था जो जस्टिस दीपक मिश्रा के यहाँ चल रहा था, जो कि जब ये बात, इसका खुलासा हुआ तब तक वो चीफ जस्टिस बन चुके थे। अब हम लोगों ने तो पिटीशन फाइल करी कि भाई ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि एक सरकारी कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारे चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे, और इसमें तो हमारी जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन वहाँ से हटाकर एक एसआईटी को दिया जाए, जिसका नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट के पास खुद हो। अब देखिए क्या होता है। ये केस खुद दीपक मिश्रा साहब ने, वो चीफ जस्टिस थे, अपने यहाँ लगा लिया पहले, जबकि वो लगना था जस्टिस चलमेश्वर के कोर्ट में। और उन्होंने बोला कि नहीं, जस्टिस चलमेश्वर के कोर्ट में नहीं होगा, लेकिन अरुण मिश्रा के कोर्ट में होगा। अरुण मिश्रा को दे दिया। अब क्या होता है, अरुण मिश्रा और उनके साथ 2 और जज ये फैसला देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी खतरनाक पिटीशन है। फिर भाई खतरनाक क्यों है? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में होना चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं, ये सरकार के हाथ में ही रहने दो। क्यों कोई चाहेगा, कोई चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ एक सरकारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो क्यों चाहेगा कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन सरकार के, और उसमें तो सारे ट्रांसक्रिप्ट्स निकल कर आए जो बात हो रही है बिटवीन अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस उड़ीसा के और दूसरे जो मिडिलमैन थे उनके बीच में, जिसमें साफ साफ बात हो रही है कि भाई हमारी कैप्टन से बात हो गई है। कैप्टन का मतलब है चीफ जस्टिस, और उनके यहाँ 3 गमले या 4 गमले पहुँचाने, यानी 3 करोड़ या 4 करोड़ पहुँचाने, सारी बात हो रही है उसमें। तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका अख्तियार किया गया है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यूज़ करके चीफ जस्टिस को कंट्रोल में अगर आपने ले लिया, तब फिर सारी जुडिशरी आपके कंट्रोल में आ गई। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि हाल में जो इसकी समीक्षा हुई, उससे शायद हमको लगता है थोड़ा सुधार होगा। इस कंटेम्प्ट के ही चलते हुए जो समीक्षा हुई और उसकी चर्चा बहुत सारे रिटायर्ड जजेस ने भी करी, बहुत सारे लेख लिखे गए। अब इलेक्शन कमीशन पर आते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। उसको इसीलिए
माना गया कि सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र बनाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चयन की जो अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन को चयन करने की अथॉरिटी पूरी सरकार के पास है। तो अब होता ये है, और जैसे मैं कह रहा था ना कि ये सारे जितने ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन डेट्स सरकार तय कर रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर रहा। सरकार को पहले पता लग जाता है, वो लोग पहले से, बीजेपी की आईटी सेल पहले बता देती है कि बिहार में चुनाव इस दिन होने वाला है, इलेक्शन कमीशन बाद में अनाउंस करता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एनफोर्स ही नहीं करता। एक इलेक्शन कमिश्नर थे अभी, जो अभी जिनको हटा दिया, क्या नाम था उनका, नंबर 2 जो थे, हाँ वो चले गए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, उन्होंने एक केस में डिसेंट ऑर्डर दे दिया कि मेरे राय में ये प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और बीजेपी के लीडर्स ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है। इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सब उनके पीछे पड़ गए और उनको बाध्य कर दिया कि वो रिजाइन करके एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले जाएं एज ए डायरेक्टर। और किसको इन्होंने बना रखा है? सुनील अरोड़ा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम राडिया टेप्स में आया। राडिया टेप में एक कॉन्वर्सेशन है सुनील अरोड़ा और नीरा राडिया के बीच में। नीरा राडिया टाटा और ये अंबानी की कॉरपोरेट लॉबीज थी। अब वो सुनील अरोड़ा उससे कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे पास कुछ दिन पहले, कहते हैं कि न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक आदमी आया, उसने बोला कि मैंने 9 करोड़ रुपए पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस को देकर ये फैसला ऑब्टेन किया है और ये 2 दिन में ये फैसला जारी हो जाएगा। और कहता है कि उसके बाद फिर से वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आया, वो फैसला लेकर सच में वही फैसला जारी हो गया। तो उससे मुझे विश्वास हो गया कि 9 करोड़ रुपए इसने चीफ जस्टिस को घूस दिए। अब ये आदमी उस समय एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ था, सुनील अरोड़ा। ये बात ये किसी अथॉरिटी को नहीं बताता है, उसका दोस्त एक आता है और दोस्त उसको ये बताता है कि मैंने 9 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस को देकर ये फैसला खरीदा है। और ऐसे आदमी, और वो किसी को नहीं बताता है, किसी को कंप्लेन नहीं करता है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को नहीं बताता है कि भाई यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में न्याय बिक रहा है और वो उसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए सरकार ने। भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लोकतंत्र में ये थी कि पैसे की बहुत अहमियत है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। जब हम अपने एमपी या एमएलए को इलेक्ट करते हैं तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, चाहे उसको सिर्फ 25% ही वोट मिले हो, वही इलेक्ट हो जाता है, वो पूरी कंस्टिट्यूएंसी का सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। बाकी सारे कैंडिडेट्स को मिलाकर उससे 4 गुने वोट भी मिले हों, फिर भी वो 0 हो जाते हैं, यही एक आदमी रह जाता है। फिर जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी, जिस कोalition के पास मेजॉरिटी है, उसी की सरकार बनती है, बाकी ऑपोजिशन का सरकार में कोई महत्व नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम वोट देते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, सबसे अच्छी पार्टी है, हम ये भी देखते हैं कि इस कैंडिडेट या इस पार्टी का कोई चांस है कि नहीं चुनाव जीतने का। अगर हमें ये लगता है कि इसका कोई चांस नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देते। अगर हमको ये भी लगता है कि ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है लेकिन अगर इसका कोई चांस नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। फिर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों का कोई चांस है उनमें से कम खराब कौन है।
उसको वोट देते हैं। अब ये हम कैसे देखते हैं कि किसका चांस है किसका नहीं है? ये हम देखते हैं इससे कि कौन कितना विजिबल है, किसकी कितनी विजिबिलिटी है। और विजिबिलिटी कैसे हम नापते हैं? कितनी होर्डिंग लगी हैं, कितने पोस्टर लगे हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, कितने वर्कर्स उसके घूम रहे हैं उसका हैंडबिल पोस्टर लेकर। ये सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। तो जिन पार्टियों के पास खूब पैसा होता है वही दिखाई देती हैं कि भाई ये लोग भी रनिंग में हैं, वही विजिबल होते हैं। इसके अपवाद एक दो बार हुए हैं। एक आम आदमी पार्टी का अपवाद हुआ था दिल्ली में 2014 में, और फिर 2014 में जब उनकी नई पार्टी थी, लेकिन उसकी विजिबिलिटी इसलिए थी क्योंकि वो पार्टी जो है एक बहुत विजिबल एंटी करप्शन मूवमेंट से जन्मी थी। लेकिन बाय एंड लार्ज ये सब पैसे का खेल है। तो हमको पैसे की अहमियत कम करनी थी चुनाव में। उसका एक कानून तो बना हुआ है कि भाई कोई कैंडिडेट 70 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में 20 लाख से ज़्यादा जो भी है। लेकिन पहली बात तो उसका एनफोर्समेंट नहीं होता, और उसका एनफोर्समेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग कैश में खर्च करते हैं और दिखाते बहुत कम है, खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी तो उन्होंने बोला था कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो आम आदमी तो चलिए कैशलेस नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कैशलेस कर सकते थे। कानून बना देते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कोई पैसा कैश में नहीं खर्च करेगा, ना लेगा। जो कुछ होगा सारा बैंक के ट्रांजैक्शंस के थ्रू होगा। लेकिन वो नहीं किया और एकदम उल्टा कर दिया। उल्टा ये कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर कोई लिमिट नहीं लगाई, पॉलिटिकल पार्टी जितना भी खर्च कर दे। यानी कि ये कहते हैं कि पिछले चुनाव में 50,000 करोड़ भाजपा ने खर्च किया, यानी कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया। अब कैंडिडेट की लिमिट तो 70 लाख है और 100 करोड़ रुपए अगर पार्टी खर्च कर रही है तो फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिमिट का क्या मतलब हुआ? तो इन्होंने उल्टे चेंजेस कर दिए। इन्होंने पहला चेंज ये किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि अब अज्ञात तरीके से कितना भी पैसा कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। यानी कि राफेल का सौदा आपने किया, अब राफेल कंपनी अपने सब्सिडियरी के थ्रू भाजपा को घूस दे सकती है कि भाई ये लीजिए, आपने ये कराया, 500 करोड़ हम आपको दे रहे हैं, आपने ये सौदा करवा दिया, और किसी को पता नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं लगेगा कि ये 500 करोड़ राफेल कंपनी ने दे दिया। उधर अडानी को आपने कोई पोर्ट दिलवा दिया, कुछ और दिलवा दिया, फार्म बिल पास करा दिया कि अडानी की मोनोपोली, अडानी एग्रो की मोनोपोली हो जाए। उन्होंने आपको और 1000 करोड़ दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, किसी को पता नहीं लगेगा कि घूस दे दी गई। दूसरा इन्होंने बदलाव ये किया कि कॉरपोरेट फंडिंग पर लिमिट थी कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती। मतलब टोटल पॉलिटिकल डोनेशंस उसके प्रॉफिट के 7.5% से ज़्यादा नहीं हो सकते। वो लिमिट इन्होंने हटा दी। तीसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक सर्वेंट्स, मेनली इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक सर्वेंट्स फॉरेन पैसा ना लें, जिससे फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आए। अब उसको ये लोग अब यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे डेवलपमेंट एनजीओज को हाउंड करने के लिए। उनकी तो सारी फंडिंग रोक दी, चाहे वो डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी है, ये कह के कि अगर कोई कंपनी है उसकी इंडिया में, फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी इंडिया में है तो
वो पैसे दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आपने फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी, आपने लिमिट हटा दी, आपने अज्ञात फंडिंग अलाउ कर दी। पैसे की अहमियत तो आप बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्शन में। और इलेक्शन कमीशन इसको अनदेखा कर रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में आ गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक और स्वतंत्र संस्था थी जो कि गवर्नमेंट के पैसे का ऑडिट करती है। अब पहली बार हमने देखा कि एक डिफेंस सौदे में प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। रफाल के सौदे में पहली बार हुआ इतिहास में, 70 साल के सीएजी के इतिहास में पहली बार एक डिफेंस डील के प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए गए, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि इसको उड़ा दो। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रफाल सौदे के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट नहीं किया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने पहले ही से सुप्रीम कोर्ट में एक बंद लिफाफे में दे दिया। ये एक नया तरीका सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है, जो कि लोया वाले केस में और रफाल वाले केस में और एक दो केसेस में, कि सरकार से बंद लिफाफे में कुछ भी नोट ले लो, जो दूसरी पार्टी को भी मत दिखाओ, जो हलफनामे पर भी ना हो, यानी कि सरकारी कोई अफसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है कि ये सच है कि झूठ है, और उसके आधार पर आप केस तय कर देते हैं। लोया का केस भी उसके आधार पर तय कर दिया, रफाल का भी तय कर दिया, और रफाल में तो बिल्कुल झूठ निकला, क्योंकि रफाल में नोट में सरकार ने लिख दिया कि सीएजी का ऑडिट हो चुका है और उसको पीएसी को भी दिया जा चुका है और सार्वजनिक भी किया जा चुका है। ये सारी चीज़ें फैसले में आ गई क्योंकि उस नोट में थी, जबकि सब झूठ था। तब तक ऑडिट भी नहीं हुआ था, तब तक पीएसी को देने की तो बात कोई सवाल ही नहीं उठता, सार्वजनिक करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये कैसे, सरकार को कैसे पता लग गया सीएजी के ऑडिट के पहले ही कि रफाल के सौदे से प्राइसिंग डिटेल उड़ा दिए जाएंगे? सरकार ने बोल दिया कि प्राइसिंग डिटेल उस ऑडिट रिपोर्ट से उड़ा दिए गए हैं, 2 महीने पहले बोल दिया। यानी कि सरकार को पता था कि ये सीएजी हमारे कब्जे में है, जो हम चाहेंगे वो करेगा, प्राइसिंग डिटेल उड़ाने को कहेंगे तो उड़ा देगा। तो ये जितने लोकतांत्रिक संस्थान बनाए गए हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब पर कब्जा होता जा रहा है, एक के बाद हो ही गया है तकरीबन। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान भी इतना बड़ा खतरा नहीं था लोकतंत्र के लिए जितना आज पैदा हो गया है, क्योंकि आज तो हमला इतना भयंकर हमला है। मतलब ये सरकार तो बिल्कुल फांसीवादी सरकार है जो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती। तो अब सवाल ये है कि हम लोग इससे कैसे लड़ें। देखिए, कल जयप्रकाश नारायण की जन्म तिथि है, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। अभी अभी गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी हुई। गांधी जी जिस स्वतंत्रता के लिए लड़े, उससे भी मुझे आज लगता है कि उससे भी ज़्यादा गंभीर संकट आज इस देश के लिए, इसके लोकतंत्र के लिए। जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उससे भी गंभीर संकट। लेकिन आशा की किरण ये है कि देखिए, इतना ज़बरदस्त हमला, इतना ज़बरदस्त सरकार की तरफ से आतंक हमारे एक्टिविस्ट, अल्पसंख्यक दलितों के ऊपर आज हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग खड़े हुए, फिर भी लोग खड़े हुए, और फिर भी लोग आवाज़ उठा रहे। और अब ये हम देख रहे हैं कि अब वो जज्बा बनता जा रहा है, जज्बा जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बना था, कि डर खत्म हो रहा है, डर खत्म हो रहा है लोगों का। और अब लोग ये कहने लगे हैं कि ठीक है,
कितनी जगह है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो जो बात गांधी जी कहते थे कि भाई जेल का डर खत्म कर दो, वो डर अब खत्म होता जा रहा है। और ये बात भी लोग अब समझ गए हैं। मतलब आपने कोरोना वायरस को ले लीजिए, कोरोना वायरस को लेकर आपने कोरोना वायरस तो खत्म नहीं किया, वो तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपने पूरी इकोनॉमी ध्वस्त कर दी और आपने जीडीपी 24% डाउन कर दिया। 10 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई, 10 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई इस देश में। तो यूथ जो है ये बात समझ गया है कि ये सिर्फ एक जुमलेबाज सरकार है जो हमको झूठ बोल बोल के, झूठे वादे करके, झूठ दिखा दिखा कर हमको बहला फुसला रही है। इनका इंटरेस्ट सिर्फ बड़े बड़े कंपनी अडानी के साथ, अंबानी अडानी के साथ है। इनका आम आदमी से या किसानों से, यूथ से, किसी से कोई वास्ता। दलित मुस्लिम तो खैर छोड़ दीजिए, उनको तो ये लोग बिल्कुल दबाना चाहते हैं। इनकी जो पूरी सोच और संस्कृति है एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, लेकिन आम आदमी के प्रति भी इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। इनके लिए बस वही आदमी की अहमियत है जो इनको मोटे मोटे पैसे दे सकें, अंबानी अडानी वगैरह। ये बात अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और इसलिए आज मुझे दिख रहा है, देखिए मीडिया का हाल बहुत बुरा है, हम लोग सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सरकार के कब्ज़े में आ चुका है। लेकिन जो इंटरनेट मीडिया जो शुरू हुआ, जिसमें वायर, स्क्रोल, न्यूज़ लॉन्ड्री, क्विंट, इस तरह के कैरावन, बहुत सारे इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी टाइप के, जिनका कि बहुत रीच है। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों ने ये भी देख लिया है, ये सबको दिख रहा है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोगों को झूठ फैला रहा है, नफ़रत फैला रहा है, असली मुद्दों से भटका रहा है, ये मीडिया बिल्कुल सरकार के कब्ज़े में है, बिल्कुल बिका हुआ मीडिया है और उनकी अब कोई छवि, रेपुटेशन नहीं रह गई। मुझे लगता है कि अब एक, जैसे जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था कि इस देश में संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है, उसी तरह की सिचुएशन अब फिर से आ रही है कि इस देश में अब एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और एग्जैक्टली ये कैसे होगी, ऐसे जयप्रकाश नारायण जैसा कोई एक पिवटल और टावरिंग लीडर तो आज कोई ऐसा नज़र नहीं आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से, बगैर डरे हुए अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से ये अब जल होगा और इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। यही मैं कुछ कहना चाहता था। धन्यवाद।